सभी लोग हमारे चैनल इंडियन एजुकेटर पर वेलकम है। आज डिस्कशन करने वाले हैं हम सेल के बारे में, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में सेल से ठीक पहले पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के कॉन्सेप्ट, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, है ना, वहीं पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी ये सारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सेल के बारे में। सेल क्यों ये हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो एक एग्जांपल हमने पिछली क्लास में लिया था, जहाँ पे हमने दो मेटालिक स्फीयर लिया था, पी और एन को, याद होगा, है ना। और हमने बताया था वो पिछली क्लास में इन एग्जांपल्स के हेल्प से, इस एग्जांपल के हेल्प से ये हमने बताया था कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। इस एग्जांपल की वजह से, इस एग्जांपल से कंक्लूजन निकला था। इसमें क्या था कि हमने इसमें ये इस तरीके से दे रखा था कि जो हमारा मेटालिक कंडक्टर पे ये टोटली पॉजिटिव चार्ज है और मेटालिक कंडक्टर एन इस पर टोटली नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, या पॉइंट ए के पास बी से ए की तरफ हमने एक प्लस क्यू चार्ज को ले जा रहा था। तो हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि इस प्लस क्यू चार्ज को जब हम बी से ए की तरफ ले जाएंगे तो इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा ये मेटालिक स्फीयर जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कौन, ये मेटालिक स्फीयर जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो यहीं से कंक्लूजन फाइनल निकल के आया था कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटालिक कंडक्टर के इंट्रैक्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कितने टाइम के लिए होता है स्टूडेंट्स? काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यानी कि इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, हम उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ समय बाद वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो चूँकि हमें अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को कंटिन्यू फ्लो कराना है, ठीक है, उसके लिए हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो कि जीरो ना हो। मीन्स कहने का कि उस सर्किट के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो कांस्टेंट हो, है ना, कांस्टेंट हो, और हमारा जो चार्ज का फ्लो कंटिन्यू उसमें होते रहे। तो उसके लिए हम सेल वगैरह का यूज करते हैं, सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। तो अब इसके लिए इसे हम इरेज कर देते हैं और अपने वापस सेल की तरफ आ जाते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हुई कि सेल का यूज क्यों करेंगे। इट इज यूज टू ऑब्टेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए इसका यूज करेंगे। ये होता क्या है तो हम लिखेंगे, इसके लिए लिख सकते हैं कि एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है, एन अरेंजमेंट इन विच, ठीक है, एक अरेंजमेंट है इन विच वन टाइप ऑफ एनर्जी, इन विच वन टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्स, वन टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स, इज ट्रांसफर्स into what, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि सेल एक ऐसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें, जब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहाँ पे इस अरेंजमेंट को प्रॉपरली समझ जाएंगे। तो सेल एक अरेंजमेंट है जिसमें एक टाइप की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस इसमें कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, सेल के यूज क्यों करते हैं हम सेल का? पता है, सेल हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिले ताकि चार्ज का फ्लो क्या रहे, कंटिन्यूअस बना रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए सेल के भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ पे सेल के भी दो आपके टाइप्स आते हैं, ओके, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल में हम सबसे बेटर एग्जांपल ले लेते हैं अपना ड्राई सेल का। इसको लिए ये होते क्या हैं तो देखिए, प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं, है ना, वो सेल होते हैं जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते। तो अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि एक बार अगर हम इनका यूज कर लिए तो हम दोबारा इनको यूज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। यानी अगर इसको अगर डिफाइन करके समझना हो तो हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन,
है ना, इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते तो हम इनको दोबारा यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है हमने उसको वापस लिया, यूज किया, यूटिलाइज किया, अगर वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो दोबारा ये वर्क नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल के केस में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, अगर एक बार इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड एक बार के लिए अगर फिनिश भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, तो वापस से इनको चार्ज दे करके वापस से इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे करके क्या कर सकते हैं, दोबारा हम इनका यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल में अगर आप एग्जांपल लें, सबसे बेटर एग्जांपल देखने को मिलता है वो है हमारा ड्राई सेल, जो हम काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है। ड्राई सेल जो जनरली आपके घरों में टीवी के रिमोट में आप लगाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। आई थिंक होना चाहिए मेरे पास, एक मिनट जरा देखिए, होना चाहिए, हाँ जैसे ये देखो मिल गया तो दिखा दिया हमने। जैसे इस तरीके के हैं सामने हमारे मौजूद हैं, एवरेडी वगैरह, खैर कई सारी कंपनियों का आता है, निप्पो वगैरह का कई सारों का आता है। तो ये जो हमारे हाथ में हमने ले रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक ड्राई सेल है, ठीक है। ड्राई सेल है यानी कि इसका नाम ड्राई सेल है, लेकिन ये सेल की एक कैटेगरी प्राइमरी सेल की कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्या होगा कि अगर आप एक बार इसका यूज कर लेते हैं, चाहे जहाँ भी, चाहे मान लीजिए वॉल क्लॉक में यूज करना हो, व्हाटएवर जहाँ भी यूज करके आप इसके अंदर की केमिकल एनर्जी को अपने एक बार यूज कर लिया, तो इसके बाद अगर केमिकल एनर्जी इसकी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम दोबारा इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आपके सामने जो सेल है वो कैसा सेल है, प्राइमरी सेल है, ठीक है। और इसी स्पेशली कौन सा सेल है, ड्राई सेल। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो के लिए, अभी और डिस्कशन करेंगे। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं कि इट कैन बी used again by चार्जिंग। दोबारा इनको चार्ज करेंगे, इनकी वापस एनर्जी जो फिनिश हो चुकी होती है वापस से आ जाएगी और इसके बाद हम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बेटर एग्जांपल होता है हम लोग का लेड कम्यूटेटर सेल, है ना, लेड एक्यूमेटर सेल। देखिए लेड एक्यूमेटर सेल चूंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो हम उसको भी ऐसे ड्राई सेल की तरह ऐसे दिखा देते हैं। लेड एक्यूमेटर सेल समझ सकते हैं क्या है, जैसे कार वगैरह में, ठीक है, और नॉर्मल जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, है ना, उन व्हीकल्स में आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक बॉडी की एक बैटरी आपके सामने मौजूद होती है, ठीक है। उसमें कई सारी प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। अगर आप उस बैटरी को देखें, ब्लैक कलर की जो होती है, जनरली आप नाम ले तो एक कई कंपनियों का आता है, एक सबसे कॉमन में मुझे याद आ रहा है अमरॉन करके आता है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग का आता है अमरॉन, और भी बहुत सारे हैं, सुकैम वगैरह का भी शायद आता है, जो भी आता है कंपनियों का नाम है। ये जो बैटरियाँ होती हैं ना, इनको ये सेकेंडरी सेल होती हैं, यानी कि अगर एक बार इनके अंदर की केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम इनको दोबारा से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन अभी हमें नहीं डिस्कशन करना है कि इनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्योंकि हम ड्राई सेल का इंटरनल कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बार बार इन्हीं का यूज करने वाले हैं ना, इन्हीं को कंबाइन करके बैटरी का एक फॉर्म देंगे और बार बार उसी का डिस्कस करेंगे। तो सेल समझ में आ रहे हैं, दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। अब जरा हम थोड़ा सा ड्राई सेल के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है, ड्राई सेल के बारे में। तो इसे इरेज करें, चलो आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं किसकी, ड्राई सेल की। इसलिए क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसलिए क्योंकि हम अब बार बार सेल को कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंबाइन करके हम क्या करेंगे, उससे और बैटरी का एक नया फॉर्म, बैटरी का फॉर्मेशन देंगे, उसको बैटरी उससे बनाएंगे और उस बैटरी का यूज करेंगे। तो ड्राई सेल में जनरली देखिए क्या होता है, सेल मेरे पास है तो मैं इसे दिखा देता हूँ, अभी डिफाइन करेंगे। जैसे ये सेल का सबसे आउटर कवर आप देख रहे होंगे, ठीक है। सेल के इस आउटर कवर में आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये कुछ मेटल टाइप का, है ना, कवर्ड है चारों तरफ से, लेकिन इसके दो एंड की हम बात करें, अभी हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी समझा सकते हैं यहाँ से। तो इसमें जनरली अगर हम इसका एक शेप बनाएं तो ये करीबन ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का बनता है, ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है। बीच में एक थोड़ा बड़ा बना दें, है ना, और बड़ा बना दें। बीच में स्टूडेंट्स एक कार्बन की रॉड होती है ना, बीच में कार्बन स्पेशली ग्रेफाइट की होती है,
कार्बन की रॉड होती है। ओके, ये आगे चलकर कैसे कैप इसका बाहर निकला हुआ होता है। और स्टूडेंट्स हम इसके इंटरनल से इस जो हमारे पास सेल है ड्राई सेल, इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है कि यही, और ये आपका निचला पार्ट होता है, ठीक है, जनरली सिलिंड्रिकल ये होता है। इस पार्ट में पूरा क्या होता है, ये कार्बन रॉड के पास में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं उसको जेली लाइक सब्सटेंस कुछ इस तरीके से नाम दूँ, है ना। तो यहाँ पे एक अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और साथ ही साथ पूरी तरफ इधर भी भरा होगा और इधर भी पूरी तरीके से फिल हुआ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ आपके, तो यहीं पे कार्बन रॉड एक पाउडर से ढका होता है, ठीक है। ये नीचे तो आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट का काम यहाँ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और ये जो कार्बन की रॉड है ये आपके एक पाउडर से ढकी होती है, कवर रहती है। वो पाउडर आपका मिक्सचर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का, ठीक है, ये आपका मिक्सचर होता है। और ये आपकी क्या है भाई, ग्रेफाइट रॉड है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन की रॉड भी कहना ठीक ही होगा, क्योंकि ग्रेफाइट तो कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रॉप है। तो देखो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा हम नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, ये आपका होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नीचे आपका होता है ये जनरली कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो क्या है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो देख रहे होंगे इसका ये जो सर्कुलर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा। और इसका जो नीचेला वाला पार्ट जो हमने वहाँ पे शो कर रखा है ये इसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वायर जोड़ देते हैं। तो अब होता क्या है, अब देखिएगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्चुअली कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इसके अंदर पता है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे अमोनियम क्लोराइड ये केमिकल्स है, वो जेली लाइक सब्सटेंस, जेली के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड मौजूद होती है और ग्रेफाइट की रॉड चारों तरफ से एक पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से क्या होती है, पूरी तरीके से कवर्ड रहती है। अब होगा क्या इसमें स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हम इसके दोनों एंड पे, आपको अभी भी हमने यहाँ डिस्कस करके बताया था ना, कि क्या बताया था यहाँ पे हमने, कि पॉजिटिव चार्ज और अगर नेगेटिव चार्ज स्पेयर्स हैं, है ना, या कुछ भी, तो पॉजिटिव चार्ज वालों के यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंपैरिजन देन नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा है कंपैरिजन देन नेगेटिव चार्ज, यानी इस टर्मिनल के, यानी इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी क्रिएट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है इनके दोनों टर्मिनल्स के बीच में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है तो चार्ज जरूर यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। और फ्लो होगा कैसे, जैसे ही हम इसके दोनों एंड पे क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ड्राई सेल का देखिए नॉर्मली कंस्ट्रक्शन था, है ना, कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। यानी इसके बाद से अगर अब आपके सामने सेल आता है तो हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स में से ये कहेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल वाला क्या है, लो पोटेंशियल है। और याद रखिएगा सेल में हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला होता है और छोटा वाला स्टूडेंट्स नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें समझ में आ गया कि कैसे ड्राई सेल या सेल के अंदर किस तरीके से चार्ज फ्लो होते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होता यहाँ कैसे है, यहाँ ये जो इस इस ड्राई सेल में जो केमिकल भरे पड़े हुए हैं उन केमिकल्स के चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है और वही चार्जेस स्टूडेंट क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे, जैसे पिछली क्लास में हमने एग्जांपल लेके नहीं बताया था वो मेटालिक स्फीयर वाला, बार बार मैं बता रहा हूँ। इसमें जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा रहे थे तो हमने देखा था ना, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज था, तो हमने देखा था यहाँ पे ना कि इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा था, वर्क करना पड़ रहा था। और कंक्लूजन ये भी निकला था कि यहाँ पे ये जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहे हैं। तो
तो ओवरऑल ये पूरा कंक्लूजन हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं या निकल भी चुका है कि ड्राई सेल का फंक्शन क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट चलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए जब यही चार्ज फ्लो करने लगता है ना तो एक नया टर्म हमारे लिए सामने आता है, वो होता है क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो उसको भी एक एक्टिविटी के साथ समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली वो है क्या और क्या हमें उसके बारे में जानना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब तो इतना कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स कि चार्ज फ्लो होना शुरू हो चुके हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम उसके लिए हमें ये भी पता हो चुका है कि हम सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज करके हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और लगातार चार्ज का फ्लो जारी रख सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो एक नया टर्म सामने आता है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये आपने एक ड्राई सेल ले रखा है, जो अभी भी डिस्कस किया आपने। मान लीजिए आपने एक ड्राई सेल ले रखा है, याद है इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। मैं शो नहीं कर रहा, बता रहा हूँ बस यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक वायर को जोड़ते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक मुझे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो थोड़ा नीचे ला करके ये कनेक्ट करा देते हैं। ओके, और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये भी ले जाते हैं, यहाँ से आते हैं लेकर के और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसमें, ये हमारा एक क्या है, ड्राई सेल है। ये हमारा क्या है, एक सेल है मान लो। और आपको पता है सेल के अंदर चार्जेस मौजूद होंगे क्योंकि उसमें हमने केमिकल्स भर रखे हैं। तो आपको ये भी पता है कि जब भी चार्जेस का फ्लो होता है सेल के अंदर, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो यहाँ से जो कुछ चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ऐसे पास करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पता है कि ऑप्शन क्या शो करना चाह रहे हैं। ये देखिए आपका सारा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज। और एक खास बात, मान लीजिए हमने वायर का नाम दे दिया है कुछ ABC, मान लीजिए ABC वायर का नाम दे दिया है, तो क्या होगा, इतना तो कंफर्म है आपको दिख रहा है ना कि सेल के हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस एमिट होंगे, निकलेंगे और वे लो पोटेंशियल से होते हुए, चूंकि हमने जो वायर ले रखा है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ABC क्या है, हमने ABC क्या है, एक मेटालिक वायर है। क्या है स्टूडेंट्स, मेटालिक वायर है। चूंकि मेटालिक वायर है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से जो करंट नहीं, चार्ज फ्लो करेगा, इतना भी माने, करंट छोड़िए अभी। तो यहाँ से जो चार्ज क्रिएट हुए हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, वे चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और यहाँ से होते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल में एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा डायरेक्शन है ना, हम अगर बात करें तो ये सारे डायरेक्शन देख लीजिए, ये पूरा डायरेक्शन है, हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये वाला दिखा रहा है ना, ये सारे फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन इस तरीके से हैं। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बात करें यानी इस तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट है ये, है ना। आई थिंक नीचे आना चाहिए। तो ये जो इधर आपका होना है ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि समझ रहे मेरी बात को, जब हम किसी ड्राई सेल या मान लीजिए किसी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस हम कोई कंडक्टर वायर
अप्लाई करते हैं या फिर अब वायर क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो इसके हाई पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस क्रिएट होते निकलते हुए नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए इस कंडक्टिंग वायर में पास करते हुए इस तरीके से क्लोज पाथ बनाते हुए कॉन्टिन्यूअस इनका फ्लो होता है। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि हमने ये देखा कि इस फ्लो ऑफ चार्ज तो इस साइड इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि चार्ज अब फ्लो करा रहे हैं तो करंट क्यों कह रहे हैं? तो एक्चुअली डिफिनीशन ही होती है इलेक्ट्रिक करंट की कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि अगर कहीं चार्ज फ्लो किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। और आज चार्ज फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है देख रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है, जिधर चार्ज के डायरेक्शन का फ्लो होता है या चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट के फ्लो को माना जाता है। ये कन्वेंशनली होता है ऐसा। तो कन्वेंशनली एक्चुअली काफ़ी गर्मी हो रही है, तो देख रहे हैं आप डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करें, ये मेटालिक पर मिटा रहे हैं, अगर हम यहाँ से डिफाइन करें किसको, इलेक्ट्रिक करंट को स्टूडेंट, तो क्या होगा लिखेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड, ठीक है स्टूडेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या नाम दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहीं से एक चीज और डिस्कशन हम निकाल सकते हैं कि इन मेटल्स, ठीक है, इन मेटल्स current is flow due to negative charges। सही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट देखा आपने क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसी को क्या नाम दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जा रहा है। ये तो इसकी डिफिनेशन थी। और इस डायग्राम से समझना कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और कैसे करंट चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे इरेज करते हैं और करंट को मेजर करते हैं। यानी अब मेजरमेंट ऑफ करंट कैसे करेंगे उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सामने आएगा, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम देखने वाले हैं। तो इसे हम इरेज कर लें। ओके स्टूडेंट्स, इरेज किया जाए। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखते हैं क्या है हमारा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे जानेंगे स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि एक फॉर्मूला इसके लिए सामने हमारे पास आता है। लिखेंगे इसके लिए पहले कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the amount of charge flowing through a conductor in unit time is the what? Is the measurement of इलेक्ट्रिक वाट करंट। कहने का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर से पर यूनिट जितने चार्ज फ्लो होते हैं उसके लिए एक उसका जो मेजरमेंट होता है, यानी कि चार्ज जितना फ्लो किया किसी कंडक्टर से वो भी पर यूनिट टाइम में, उसका जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दें तो बन के सामने आएगा आपके I=Q/T। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको करंट मेजर करना है कि इतने अमाउंट ऑफ चार्ज के फ्लो होने से, इतने टाइम में फ्लो होने से कितने करंट वहां से पास किए हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, उस करस्पॉन्डिंग कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हुआ है कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग भी करेंगे आगे
एक बार के लिए क्या हो कि थ्योरी वाला सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो न्यूमेरिकल वाले सेशन में आएंगे तो हम पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल वाले सेशन के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो ये रहा आपका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अगर आप यहीं से करंट की यूनिट की बात करें, ठीक है, अगर आप करंट के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं यूनिट ऑफ करंट के बारे में, तो क्या होगा जरा बताइए। हम इसके फॉर्मूले से बता सकते हैं, इसके फॉर्मूले में चार्ज मौजूद है और टाइम मौजूद है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलॉम, ठीक है, एंड टाइम जो होता है कूलॉम। और डियर स्टूडेंट्स ये होगा बस कूलॉम, और टाइम जो है वो क्या है, सेकेंड है। यानी कि जो यूनिट ऑफ करंट आया वो कूलॉम पर सेकेंड, या यूं कहिए कूलॉम इंटू सेकेंड टू द पावर -1। और आपको डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए आगे कि 1 कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या नाम दिया जाता है, एम्पियर नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी करंट की जो यूनिट आई वो क्या आई, एम्पियर आई। हम कहेंगे, ठीक है, करंट की यूनिट क्या आई, एम्पियर, और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलॉम पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को देखा वो कैसे जनरेट हो रहा था किसी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, और उसके मेजरमेंट के लिए हमने देखा तो I इक्वल टू Q/T का फॉर्म हमारे सामने मौजूद आया। और यहाँ से हमने इस करंट के लिए स्टूडेंट्स उसके यूनिट को भी देख लिया। तो अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी करंट के लिए स्मॉलर यूनिट लोग यूज करते हैं, घबराएंगे नहीं, जो कि होता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, और भी होते हैं पिको, एंगस्ट्रॉम, नैनो, सारा लोग लगाते हैं। हम जनरली मिली और वो माइक्रो यूज किया जाता है। तो जो मिली एम्पियर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम शो कर लिखेंगे MA, मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर की अगर हम बात करें तो वो आपका स्टूडेंट है 10⁻³ एम्पियर। और वहीं अगर आप बात करें स्मॉलर यूनिट एक और होती है माइक्रो एम्पियर की, ठीक है, किसकी, माइक्रो एम्पियर, जो कि μA के फॉर्म में लिखा जाएगा। और 1 माइक्रो एम्पियर स्टूडेंट्स होगा आपका 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर। तो ये करंट के स्मॉलर यूनिट भी होते हैं, तो उसको हमने आपके सामने शो किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख ही लिया हम लोगों ने, तो अब कुछ और कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए अब तक आपके सामने मैं इसे मिटाऊं तो फॉर्मूलों का जो एक सेट मिलेगा, इरेज कर दिया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तक जी देखिए जो फॉर्मूलों का हमको सेट मिल चुका है, अगर आप देखें तो कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले सामने आ चुके हैं, और हमने अभी उस पर एक भी प्रैक्टिस नहीं की है। कोई बात नहीं, हम उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, हमारे पहले थ्योरी वाले सेशन कंप्लीट हो जाएं उसके बाद। तो अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें तो आपके सामने करीबन फॉर्मूले मिल चुके हैं। एक चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू N, ठीक, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से जो मिला होगा, ओके स्टूडेंट्स, और एक आपके सामने इसके डिफरेंस वाली बात की गई होगी, तो वो भी इन जनरल सेम ही था, ठीक। और एक अभी आपके सामने I इक्वल टू Q/T, ठीक है। कहने को तो इन्हीं पे भी खूब सारे प्रैक्टिस कराए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बने भी हैं। फिलहाल अभी मैं भी नहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी हम क्या सोच रहे हैं कि पहले हम थ्योरी वाले सेशन को कंप्लीट कर लें। तो अब हमारा नेक्स्ट थ्योरी होता है, सेशन आता है, सॉरी ये नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स, अब चलिए जरा डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरिंग डिवाइसेस। अब मेजरिंग डिवाइसेस क्या है, कोई बात नहीं, नई चीज थोड़ा ना देख लेते हैं क्या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरिंग डिवाइसेस। देखिए हेडिंग देखिए, थोड़ा सा गर्मी काफी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें मेजरिंग डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिस्कशन करेंगे, फिर मेजरिंग डिवाइसेस क्या है। मीन्स अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का डिस्कशन कर रखे हैं। इनके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद था, जो भी हमने इसके पहले लिखा था। लेकिन क्या फॉर्मूले से हम मेजरिंग करते हैं?
अगर आप लेबोरेटरी में लैब वगैरह में करें तो फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन हो रहा होता है ना, वहाँ से तो मेजरमेंट करते नहीं है। तो एक्चुअली मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं को मेजरिंग डिवाइसेस नाम दे रहे हैं। डिपेंडिंग करेगा, अगर करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ होगा, वोल्टमीटर को मेजर करना है तो उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना। और चार्ज का प्रेजेंस पता लगाना हो तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, गैल्वेनोमीटर, व्हाटएवर जो भी। तो कुछ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इन मेजरिंग डिवाइस से पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो होती क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी बिना डिफाइन किए स्टूडेंट्स हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ लिया है। इसके पहले जितने भी डायग्राम आप बना रहे होते थे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मिला था। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बोलेंगे इनके बारे में, कहेंगे हम कि इलेक्ट्रिक सर्किट नाम से दिख रहा है स्टूडेंट्स कि एक ऐसे सर्किट की बात की जा रही है, किसी पाथ की बात की जा रही है। एक्चुअली सर्किट एक पाथ ही होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, तो हम लिखेंगे अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच current is passes called closed path called electric circuit। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज से बना होता है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इट consists of different types of, ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अभी डायग्राम बना रहे हैं, दिख रहा है, दिखेगा। वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके, बल्ब हो सकता है, वायर हो सकता है वो, ठीक है, स्विच भी हो सकता है, बल्ब, वायर, स्विच, यू कह लीजिए कि आप प्लग की भी बात कर लीजिए, एटसेट्रा, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्ट होकर के एक कंप्लीट और क्लोज पाथ बनाते हैं, और वो ऐसा कंप्लीट और क्लोज पाथ होता है जिसमें से करंट का फ्लो कंटिन्यूअस बना रहता है। उस पाथ को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट नाम देते हैं। यानी कि आपको अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको बनाना है, तो आप ये जो सारे डिवाइसेस के नाम यहाँ दिए गए हैं, इन्हीं के यूज से, इन्हीं के प्रॉपर वे में कंबाइन करके आप बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम बनाएं एक, इसमें देखिए पहले बना के देखते हैं कि सबका फंक्शन क्या है ना, कि बल्ब क्या करता है, वायर क्या करता है, स्विच क्या करता है। हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इनके फंक्शन को देखते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो देखिए एक्चुअली बुक्स में जब भी, अभी मैं अमीटर, वोल्टमीटर, ये कुछ डिवाइसेस हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए हम अपने सर्किट में इनको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अपने सर्किट में इतना हमें पता है कि हमें जब भी सर्किट बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, पास में कहीं हमारे स्विच होगा, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ बैटरी होगी और कुछ हमारे पास कंडक्टिंग वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा बल्ब है, दिस इज अवर स्विच, इट इज बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ शेल, एंड इट इज व्हाट, वायर, सिंपली कह लीजिए या मेटालिक वायर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये कंप्लीट सर्किट तो कंप्लीट है, लेकिन इसमें अभी कुछ इनकम्प्लीशन है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। हम अभी कंप्लीट सर्किट डायग्राम आगे बनाएंगे। हम यहाँ पे बस एक सर्किट, नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है हमने उसको यहाँ पे शो किया है। तो इसमें जैसे कुछ बल्ब हैं, बैटरीज हैं, स्विचेज हैं, वायर्स हैं, ये सारे आपस में कनेक्ट होकर के ये कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट क्लोज पाथ बना रहे हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इनमें हर एक जितने भी यहाँ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं, है ना स्टूडेंट्स, इन्हीं को जो हमने
आगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस नाम दिया था, इन सभी को इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है लाइक बल्ब, वायर या यूं के मेटालिक वायर, बैटरी, स्विचेस, इन सब का अपना अपना कुछ फंक्शन होता है, इनका सब अपना अपना एक वर्क होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि बल्ब का, ठीक है, बल्ब का क्या काम होता है, या यूं कहीं वायर का फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन होता है, तो वायर क्या करेगा, इट कनेक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, कनेक्ट कराएगा। वायर का ये काम होगा। स्विच जैसे क्या काम करता है, स्विच का फंक्शन क्या है, हम लिखेंगे इट कंप्लीट्स आर ब्रेक द सर्किट। ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट भी या फिर ब्रेक करने का काम करता है। समझ में आई बात। अब वहीं पे अगर आप बात कर लें बैटरी क्या फंक्शन है, तो बैटरी क्या कहेगा, इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और बल्ब का तो मेन काम है क्या, कि ये ग्लो करके बताएगा कि करंट फ्लो मीन्स सर्किट कंप्लीट है या नहीं। मीन्स क्या, इसका बल्ब का मेन फंक्शन होता है ये ग्लो करके हमें एक इंडिकेशन देगा कि करंट फ्लो हो रहा है। तो हम बताएंगे क्या, इट गिव्स इंडिकेशन बाय ग्लोइंग दैट फ्लो ऑफ करंट। लेकिन एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम बल्ब की हेल्प से नहीं बताते हैं। उसके लिए हमारे पास डिवाइस आता है, लेकिन कॉमन सा एक्सपीरियंस ये होता है हमारा कि अगर बल्ब जल रहा होता है तो हम कहते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं जो मिल करके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब हम एक थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन उसको बनाने से पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में, जो कि डिवाइसेस के बारे में, जो कि मेजरिंग डिवाइसेस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आने वाला है वोल्टमीटर, ठीक है। तो इसे इरेज करना पड़ेगा, हमको जरूर करना पड़ेगा। चलिए इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या, वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि हम इसके लिए लिखेंगे अ टाइप ऑफ डिवाइस used to measure potential difference between two points। यानी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, खैर इसके पहले हमारे पास फॉर्मूले हैं, वहां से कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर डिवाइस की हेल्प से यूज करना है, फाइंड करना है, तो हम उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, वोल्टमीटर, है ना। वोल्टमीटर एक्चुअली स्टूडेंट्स हम उसका कनेक्शन किस तरीके से सर्किट में हो रहा है वो शो कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि वो इन जनरली क्या होता है कि अगर हम सर्किट बनाएं तो मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस रहने देते समझने के लिए बस बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वोल्टमीटर कनेक्ट होगा हमारा इस तरीके से, यानी सर्किट में पैरेलल वे में क्या मतलब, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता था, तो हम क्या करते थे, इसके पैरेलल वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे और वोल्टमीटर में रीडिंग के अक्रॉस हम पता लगा लेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच के या उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेशन किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ खास बात यहाँ जानने को, क्या खास बात जानने को, कि वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, वोल्टमीटर की खास बात क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि
voltmeter always connected across the wire in पैरेलल, यानी पैरेलल वे में हम वोल्ट मीटर को जब भी वायर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे। और खास बात यहाँ ये होनी चाहिए कि इट हैज हाई रेसिस्टेंस। और देखिए नया शब्द आ रहा है बार बार, रेसिस्टेंस। आप लोग को ये नया शब्द लग रहा होगा, और ये सिंबल जो मैंने बनाया है, ये तो सिंबल मैंने सर्किट में बनाया ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया। तो बात करते हैं अभी इसके बारे में। अभी वोल्टमीटर मीटर का डिस्कशन कर लें तो थोड़ा सा वहाँ भी डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और उसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, उसे हम वायर के पैरेलल वे में कनेक्ट किया जाता है। और खास बात इसके रेसिस्टेंस हम काफ़ी हाई रखते हैं, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं, लो क्यों रखते हैं, हम ओम्स लॉ एक बार पढ़ लेंगे तो फिर से हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कि क्यों लो रखा गया है, क्यों हाई रखा गया था, एंड इट्स एक्स्ट्रा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखिए वोल्टमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने यूज कर लिया है किसको, वोल्टमीटर को। अब जरा करंट के मेजरमेंट को करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ होने चाहिए डिवाइस। तो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, अमीटर होता है। तो हम अमीटर के बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर इनको देख करके कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये सब अभी कंप्लीट सर्किट डायग्राम नहीं है, ये तो इंडिविजुअल डिवाइसेस के बारे में जाना जा रहा है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीटर। हम लिख सकते हैं अ डिवाइस which is used to measure amount of current through इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करना है। तो हमारे पास एक डिवाइस मौजूद है अमीटर, हम उसका यूज करेंगे। अब वो भी कैसे, इन द सेम वे, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज होगा। हम देखिए रेसिस्टेंस का सिंबल बना रहे हैं, अभी हमें बना लेने दीजिए, क्या करेंगे हम इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप, हमने क्या किया है। अब अभी देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कब सीरीज कब पैरेलल, ये क्रिएट माइंड में आ रहे होंगे डाउट्स, तो परेशान नहीं है। अभी सीरीज पैरेलल का क्या सीक्वेंस होता है, कैसे पहचाना जाएगा कि कब कौन सी चीज़ सीरीज में है, कब कौन सी चीज़ पैरेलल वे में ज्वाइंट है, उसका डिस्कशन हम करेंगे अभी आगे। फिलहाल अभी इतना देखिए कि अमीटर के इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस भी सर्किट में मान लीजिए अगर आप करंट मेजर करना है तो उस सर्किट में क्या करिए, उस वायर के सीरीज में क्या करिए, उसी के सीरीज का मतलब उसके एक एंड से क्या कर दीजिए, इस अमीटर को ज्वाइन कर दीजिए। यानी कि अमीटर जब भी सर्किट में ज्वाइन किए जाते हैं तो वे सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन होता है कि इस सर्किट में करंट कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है उसको ये मेजर करके बताते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात ये लिख सकते हैं क्या, कि अमीटर always connects in series combination या in series। और क्या खास बात, it has very low resistance। क्यों लो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा, हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तब डिस्कशन करेंगे। इनके पास लो रेसिस्टेंस होता है। और इनकी एक खास बात ये भी होती है स्टूडेंट्स की, ये क्या करते हैं, जनरली हम जो अमीटर में मिलता है वो बहुत स्मॉल करंट का मेजरमेंट करते हैं। यानी कि इनकी करंट इट कैन मेजर
द करेंट ऑफ ऑर्डर है ना मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर है ना। यानी ये जो मिली एम्पियर यानी यूँ कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर से 10⁻�6 एम्पियर के रेंज के जो करंट होते हैं उसको ये बहुत प्रॉपर्ली मेजर करते हैं। इसके अलावा जो अलग ऑर्डर के करंट का अमाउंट आता है करंट सर्किट में उसके लिए हम अलग तरह करते तो एमीटर का यूज़, लेकिन उनकी स्केलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन जो कॉमन एमीटर होते हैं वे मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर के नाम से जाते हैं। यानी कि अगर मिली एमीटर के रेंज का एम्पियर है तो हम उसको नाम देंगे मिली एमीटर, और माइक्रो मेजरिंग के रेंज का आपका अगर एमीटर मिल जाता है तो उसको आप नाम देंगे माइक्रो एमीटर। तो ये जो थे एमीटर के बारे में कुछ 2-3 बातें, ये होते क्या हैं कि ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के अमाउंट को मेजर करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता था, वे 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था। अच्छा, ये मेजर बस करेंगे कि कितना करंट फ्लो हुआ, इनको ये पता नहीं है कि करंट है या नहीं। ठीक है, सिर्फ ये मेजर करके बताएंगे। लेकिन करंट के प्रेजेंस को बताना हुआ, पता लगाना हुआ तो उसके लिए एक यूज करते हैं, एक और डिवाइस होता है स्टूडेंट जहाँ बता दे रहे हैं हम, वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। इसका क्या काम होता है, इट इज यूज, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज करंट, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट, छोटा करंट, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट इन द सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सर्किट में है ना, जो आपके सामने ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद है, एक मिनट दे रहा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद है इसमें करंट का प्रेजेंस पता लगाना होगा कि करंट है कि नहीं है, उसके लिए एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। ये पता लगा के आपको बताएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सॉरी करंट है कि नहीं। लेकिन कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, अमीटर। अमीटर डिवाइस है जो बताएगा कि कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, और वोल्ट मीटर तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम देख करके हम सीधा ओम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक वो कंप्लीट सर्किट डायग्राम में बता देना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में जान ही चुके हैं, वायर, बल्ब, स्विचेस, बैटरीज। अब हमने तो वोल्ट मीटर और अमीटर को भी देख लिया। तो हमारे कंप्लीट सर्किट डायग्राम में होते क्या है, इन्हीं लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं चीजों को मिक्स करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो एक हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन के सामने आता है। तो अगर आप कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो पूरा कॉम्बिनेशन लगेगा आपका अमीटर वोल्ट मीटर का। तो अगर आप कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप बनाएंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये हमारा रेसिस्टेंस है, अभी मैं कह रहा हूँ रेसिस्टेंस देखिए अभी आएगा सामने कुछ देर में है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाना हुआ तो आप ये करेंगे, मीन्स आपको सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो जो जरूरी है वो तो होने चाहिए, साथ में अमीटर और वोल्ट मीटर जरूर आप उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाना भी हुआ तो आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देख रहे होंगे इस रेसिस्टेंस या वायर के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर पैरेलल वे में ज्वाइंट है और अमीटर सीरीज वे में ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट सर्किट डायग्राम छोटा सा था, उसको बताना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब जरा हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो जरा हम इसे इरेज कर दें, देख लीजिए एक बार के लिए। चलो
अब जो हमारे पास नया टर्म है स्टूडेंट्स, वो क्या कहला रहा है? ओम्स लॉ। पढ़ना शुरू कर दें ओम्स लॉ को, क्या था है, क्या ये कहते हैं। तो आज तक के डिस्कशन में इतना समझ में आया ना। तो ओम्स लॉ क्या है? अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी है, उसको मेजर करने के डिवाइसेस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के डिवाइसेस भी मौजूद हैं यहाँ, और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास उनके फॉर्मूले भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, एक ओम्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा था, किया था इन्होंने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो रही है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है या फिर किसी अदर सोर्स से मिल रही है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से करंट का डिपेंडेंस देखा था पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग की होता क्या है। मतलब जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है उस बैटरी द्वारा या किसी अदर सोर्स द्वारा, उसके करस्पॉन्डिंग करंट में किस तरीके का चेंज बिहेवियर देखने को मिल रहा है, या यूं कहिए एक सिंपल लैंग्वेज में, तो डिपेंडेंस ऑफ करंट अपॉन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही क्या है आपका ओम्स लॉ। तो चूंकि इनका एक स्टेटमेंट चलता है, तो स्टेटमेंट ये क्या बोले थे उन्होंने, जब उस स्टेटमेंट को देखेंगे, लेकिन इतना मान के चले कि उन्होंने इस लॉ के हेल्प से क्या बताने की कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश की थी ये बताने की कि अमाउंट ऑफ करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है उसका डिपेंडेंस, यानी वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं बैटरी या किसी अदर सोर्स की हेल्प से। तो देखो इनका स्टेटमेंट ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इतना, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या है ये स्टेटमेंट, देखो, द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a circuit is directly proportional to the applied potential difference, applied potential डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, इनका ये स्टेटमेंट था, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, लेट अमाउंट ऑफ करंट इज आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो क्या स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये इनका अपना एक्सपेरिमेंट था, किया था इन्होंने, और ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, उनके एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट है कि क्या उन्होंने बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टूडेंट प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो जो करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, या यूं कहिए कि सर्किट कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी वायर में से भी कह सकते हैं, ठीक है, कंडक्टर या वायर कोई सकता है, किसी सर्किट या वायर में से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है वो उस सर्किट या वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना अमाउंट में हम पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी अब ये क्लियर हुआ कि जो करंट आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V। इसका मतलब कि जितना चेंज हम पोटेंशियल में लाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितना हम चेंज करेंगे उतने ही करस्पॉन्डिंग, उतना ही चेंज आपके इसमें करंट में उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज आना शुरू होगा। ठीक है, यानी अगर इसमें इंक्रीजमेंट करेंगे तो जरूर इंक्रीज करेगा, और इसमें डिक्रीज करेंगे तो मतलब इसको डिक्रीज करेंगे तो इसमें भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो होना ही है। तो ओम्स लॉ यही बस था। अब कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए वहाँ रीजन है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब चूंकि वायर आपका प्लास्टिक की कोटिंग होती है उस पर जनरली, है ना, तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा या कम करेंगे तो उस प्लास्टिक की कोटिंग में डैमेजिंग आने के चांसेस हैं।
तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने बोला है कि अगर उस वायर का कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है वो उस वायर के एंड के अक्रॉस, उस वायर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इनका स्टेटमेंट था। अब इन्हीं के स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम आगे चल करके एक्सप्लोर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से एक नया टर्म सामने आता है, जरा उसको देख लेते हैं क्या है नया टर्म। जब हम इसको आगे ले चलेंगे तो यहाँ आएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, या यहीं से लेकर एक सामने आता है v इज इक्वल टू 1/r इंटू आई। ठीक है, आई थिंक हाँ ठीक है 1/r नहीं बोलेंगे, आई आर सिंपली। एक नया टर्म सामने आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं हम तो एक नया टर्म सामने आता है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने दिखा वो दिखा। यहाँ पे आपने जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सामने आया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं, आर को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी व्हाट स्टूडेंट, कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, कह सकते हैं या कंडक्टर, वायर या कंडक्टर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ओम्स लॉ में नया टर्म हमारे सामने आया रेसिस्टेंस, जो हम बार बार अभी सर्किट में इस सिंबल से हम जिसको बार बार डिनोट कर रहे थे, है ना, आज वो हमारे सामने मौजूद हो चुका है। तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, हम अब क्या करेंगे, अब ओम्स लॉ का यही स्टेटमेंट रोके रहते हैं, इसके बाद की प्रैक्टिस हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम रेसिस्टेंस ओरिजिन कैसे हुआ, रेसिस्टेंस आया क्या, एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है, और ओम्स लॉ को और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।